Hello students, today I am taking your SST classes, chapter 2 remaining part. Before telling this, I am telling about the previous, something about previous. आपने पिछली बार में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा और सुना कि कैसे वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने किन किन लोगों को हरा कर यहाँ तक आए, और उसमें एक नेक्स्ट स्टेप में आया है टाइगर ऑफ मैसूर. द एंग्लो मैसूर वॉर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर, क्योंकि यहाँ जो साउथ इंडिया में मैसूर एक राज्य था और बहुत शक्तिशाली राज्य था. इन साउथ मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडर ऑफ चीफ ऑफ पावरफुल रूलर्स हैदर अली, रूल फ्रॉम 1782 एंड 1799. हैदर अली वहाँ का शासक था और उसने 1782 से 1799 तक शासन किया. उसका बेटा टीपू सुल्तान भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था. मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम. मैसूर एक इम्पॉर्टेंट जगह थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए वो बहुत प्रॉफिटेबल थी, क्योंकि वहाँ से पेपर और इलायची, काली मिर्च और इलायची का व्यापार होता था और ब्रिटिशर्स वहाँ से ले जाते थे. इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप टू एक्सपोर्ट द सैंडलवुड पीपल एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड द लोकल मर्चेंट्स. 1785 में टीपू सुल्तान ने वहाँ जो चंदन की लकड़ी होती थी और पेपर और इलायची के बिक्री पर जो वहाँ के लोकल व्यापारी थे जिनसे ब्रिटिशर्स खरीदते थे उस पर रोक लगा दी फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और इसके अलावा कंपनी से भी व्यापार पर रोक लगा दी. ही आल्सो एस्टैब्लिश चूज अ रिलेशनशिप क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प. उसने अपने ब्रिटिशर्स की इन चालाकियों को देखते हुए उसने फ्रांस से के जो फ्रेंच लोग यहाँ पर थे उनसे साथ व्यापार बनाने की सोची और उनकी हेल्प लेनी चाहिए. द ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान मेट एट द फोर्ट एंग्लो मैसूर बैटल इन 1767 एंड 1769, 1782, 1784, 1792, 1792 and 1799. Finally, in the fourth Anglo-Mysore War 1719 fought and in Srirangapatnam and Tipu Sultan was defeated. ब्रिटिशर्स की चालाकियों को देखकर उन्होंने, जब टीपू सुल्तान ने फ्रेंच लोगों से अपने संबंध बनाए तो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी और मैसूर में एंग्लो मैसूर वार्स मीन्स यानी ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई और आखिर में 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान हार गया. टीपू सुल्तान वॉज किल्ड और अंत में टीपू सुल्तान को मार दिया गया और उसकी फैमिली को, द फैमिली ऑफ टीपू सुल्तान वॉज सेंट टू कलकत्ता एंड मैसूर वॉज गिवन बैक टू फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडेयर्स. जो वहाँ के ब्रिटिशर्स के जो एक अधिकारी थे उनको मैसूर का राज्य सौंप दिया गया और उसकी सारी फैमिली को कलकत्ता भेज दिया गया. मोरेवर द इंग्लिश ऑल्सो इम्पोज्ड सब्सिडारी अलायंस ऑन मैसूर, और इंग्लिश ने, ब्रिटिशर ने वहाँ पर सब्सिडारी सिस्टम को शुरू कर दिया. इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन लोगों से लड़ाइयाँ ली और संघर्ष किया, वो थी वार विद मराठास. फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट द कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर. 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने मराठा की पावर को ख़त्म करा. With the defeat in the third battle of Panipat in 1761, the Marathas team was reeling from Delhi to shattered. मराठाओं का सपना था कि दिल्ली तक जाकर शासन करना, परंतु उसे ब्रिटिशर्स ने पूरा होने नहीं दिया. और दे डिवाइडेड, मराठा जो थे डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर द डिफरेंट चीफ. मराठा जो सिस्टम था उसमें 4 तरह के चीफ थे, वो थे सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले. ये 4 लोग वहाँ के मेन चीफ हुआ करते थे और दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर कॉन्फिडरेसी अंडर अ पेशवा. और ये चारों लोग जो उनका हेड था पेशवा, उसके अंदर ये काम करते थे और इन्होंने एक इफेक्टिव अपनी मिलिट्री सिस्टम को अपना रखा था. और वो इनके जो चीफ थे उनका नाम था नाना फडणवीस. ड्यूरिंग 1755 to 1888 there 3 Maratha Anglo wars were fought. 1888 तक वहाँ 3 मराठा एंग्लो वॉर लड़ी गई. बट आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस एंड महाजी सिंधिया द
मराठा बिकेम बिजी फाइटिंग अमंगस ईच अदर। फडणवीस के बाद में अब जो वहाँ के मराठा थे वो आपस में ही लड़ने लगे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठा लिया। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज द इंटरनल फाइट्स अमंग द मराठा। आपसी लड़ाई का फ़ायदा उन्होंने उठाकर इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1817 एंड 19, जो तीसरी मराठा वॉर लड़ी गई उसमें मराठाओं को हरा दिया गया, मराठा की पावर को रिमूव कर दिया गया, पेशवा को रिमूव कर दिया गया और बिठूर में जाकर एक जगह है कानपुर के पास, वहाँ पर उनको बंदी बना दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज ऑफ मराठा। और अब पूरी तरह से कंपनी ने मराठाओं पर कब्जा कर लिया था। अब ये हुआ मराठाओं से कैसे वो जीत कर आए। इससे पहले आपने टीपू सुल्तान को पढ़ा, उसके बाद मराठा। अब इसके बाद में कुछ पार्ट आपका रह जाता है एंग्लो सिख वार का। इसके अलावा कहीं कहीं जो टेरिटरीज थी उसमें सिख भी बहुत पावरफुल थे। सिख मिलिट्री मोनार्की एस्टेब्लिश बाय राजा रणजीत सिंह कोलैप्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ सक्सेसर ऑफ रणजीत सिंह वर वेट फाइनली हिज माइनर सन दिलीप सिंह वॉज मेड द किंग। जब राजा रणजीत सिंह के बाद में उनका बेटा दिलीप सिंह को वहाँ का पंजाब का किंग बना दिया गया और उनके साथ में उनकी रानी जिंदन जो थी वो उनकी एज अ रीजेंट थी। 1840 में एंग्लो सिख कॉन्फेडरेशन वर इन्वेस्टिबल एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिगन इन 1845 और 1840 से लेकर 1845 के बीच में जो अस्थिरता थी उसी में ब्रिटिशर से लड़ाई हुई और इन द एंड विद द ब्रिटिश taking over and controlling the activities of every development of these states। और 1845 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी पंजाब की पूरी एक्टिविटीज़ पर अपना कंट्रोल जमा लिया। इन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1849 द सिक्स वर कम्प्लीटली रूटेड टू दिलीप सिंह वर विद हिज मदर वर एक्साइल्ड टू लंदन। और 1849 में सिख बिल्कुल हार गए और अपनी मदर के साथ में दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया। इसके बाद में अवध पर कैसे उन्होंने अधिकार जमाया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द नवाब ऑफ अवध कंक्लूडेड द ट्रीटी विद ब्रिटिश नोन एज इलाहाबाद ट्रीटी। बक्सर की लड़ाई के बाद में अवध के नवाब ने ब्रिटिशर्स के साथ में एक समझौता किया जिसे इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अवध बिकम डिपेंडेंट कंपनी। अवध एक डिपेंडेंट राज्य था और 1856 में कंपनी विदाउट एनी प्रायर नोटिस डिस्पोज द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह एंड सेंट हिम टू कलकत्ता। और बिना किसी नोटिस के एक पॉलिसी के थ्रू नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और कलकत्ता में की जेल में भेज दिया गया। नाउ आई विल नेक्स्ट चैप्टर आई विल टेल यू समथिंग एंड आफ्टर दिस आई एम गिविंग सम क्वेश्चन। नोट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। हैव अ नाइस डे।